जरा सोचिए, एक ऐसा मंजर है जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बिल्कुल। मैदान पर एक खिलाड़ी ने अभी अभी अपनी टीम को 28 साल बाद विश्व कप का खिताब जिताया है। पूरा देश जश्न में डूबा है और उस खिलाड़ी को एक भगवान या एक अजय सुपर हीरो की तरह देख रहा है। एक ऐसा पल जो इतिहास में दर्ज हो गया। एकदम। लेकिन इस चरम शिखर के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद वो दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। और वो बदलाव बहुत डरावना है। हाँ, मतलब अब कोई स्टेडियम नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, केवल एक हॉस्पिटल का छोटा और सर्द कमरा है, जहां उस एथलीट की पहचान उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड से नहीं बल्कि उसकी मेडिकल फाइल पर लिखे एक बेहद डरावने शब्द से हो रही है, कैंसर। एक ऐसा पतन या कहें एक ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना करना भी किसी सामान्य इंसान के अंदर सिहरन पैदा कर देता है। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी असाधारण सफर पर बात करने वाले हैं। युवराज सिंह, भारत के सबसे बड़े मैच विनर, और फिर कैंसर के खिलाफ लड़ी गई उनकी वो जंग जिसने पूरे खेल जगत को स्तब्ध कर दिया था। इस पूरी यात्रा को गहराई से समझने के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही शानदार स्रोत हैं। हाँ, और वो दोनों ही काफी डिटेल में हैं। सही कहा। पहला है युवराज सिंह की अपनी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बुकी समरी, जो उनके मन के भीतर चल रहे तूफानों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलती है। और दूसरा है द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक विस्तृत लेख जो उस दुर्लभ कैंसर के मेडिकल और वैज्ञानिक पहलुओं को स्पष्ट करता है जिससे युवराज जूझे थे, जिसे मीडियास्टिनल सेमिनोमा कहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ हमारा मकसद केवल एक क्रिकेटर के आंकड़े गिनाना या कोई भावुक कहानी सुनाना नहीं है। हाँ, वो तो सब जानते ही हैं। ठीक है। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस विरोधाभास को डिकोड करना है जहां एक इंसान जो अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के बिल्कुल चरम पर होता है, जब अचानक उसके सामने मृत्यु का भय आकर खड़ा हो जाए तो वो कैसे रिएक्ट करता है, मतलब उसका दिमाग कैसे काम करता है उस वक्त। हाँ, ये इस बात का एक गहरा अध्ययन है कि एलीट स्पोर्ट्स में जो मानसिकता आपको चैंपियन बनाती है, क्या वही मानसिकता असल जिंदगी की बीमारियों में आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। बहुत ही दिलचस्प एंगल है ये। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत सीधे उस अस्पताल के कमरे से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पहले ये समझना होगा कि वो शरीर और वो दिमाग कैसे तैयार हुआ था जिससे बाद में इतनी बड़ी जंग लड़नी थी। चंडीगढ़ से लेकर क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स तक का उनका शुरुआती सफर। वो सफर बहुत अहम है। बुक समरी इस बात पर बहुत जोर देती है कि युवराज का जन्म भले ही एक खेल से जुड़े परिवार में हुआ हो, उनके पिता योगराज सिंह खुद एक पूर्व क्रिकेटर रहे हो, लेकिन उनका बचपन किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। मतलब कोई लाड़ प्यार नहीं था वहाँ? एकदम नहीं। वहाँ एक मिलिट्री कैंप जैसा सख्त अनुशासन था। मैं तो समरी पढ़कर ही हैरान रह गई थी। नेट प्रैक्टिस करने जैसा नहीं था। तो कैसा था? कंक्रीट की पिचों पर पानी से भीगी हुई टेनिस गेंदों से अभ्यास कराया जाता था। बाप रे, भीगी हुई टेनिस गेंदें? हाँ, और सोचिए, जब भीगी हुई टेनिस गेंद कंक्रीट पर पड़ती है तो वो किस गति से और किस दिशा में उछलेगी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो सीधे आपके चेहरे या शरीर पर वार करती है। मतलब ये सिर्फ तकनीक सुधारने की बात नहीं थी, ये तो सीधे तौर पर डर को खत्म करने की ट्रेनिंग थी। है ना? सटीक कहा। उनके पिता दरअसल उन्हें दर्द सहने और बिना पलक झपकाए तेज गति का सामना करने के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। एक तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग। बिल्कुल। एक युवा लड़के के तौर पर युवराज के भीतर इस कठोरता ने एक भारी मानसिक द्वंद पैदा किया होगा। उन्हें अपने पिता से नाराजगी भी रही होगी, लेकिन इसी ट्रेनिंग ने उनके भीतर से किसी भी विरोधी का खौफ हमेशा के लिए मिटा दिया। वो गेंदबाज का नाम नहीं देखते थे, वो सिर्फ गेंद देखते थे। एकदम सही। और यही खौफ का न होना हमें साल 2000 में दिखा। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब उन्होंने केन्या के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। वो डेब्यू। लेकिन जो बात मुझे आज भी सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके करियर का दूसरा वनडे मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाला। हाँ, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। ग्लेन मैग्राथ, ब्रेट ली जैसे खूंखार गेंदबाज और एक 18 साल का लड़का आकर 84 रनों की पारी खेल जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्या उस उम्र में एक नए खिलाड़ी को इतने बड़े मंच पर जरा भी घबराहट नहीं होती। देखिए, इसे सिर्फ आत्मविश्वास कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगा। खेल मनोविज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट? हाँ। जब आप बचपन से ही अनिश्चित और खतरनाक बाउंसर गेंदों का सामना कर चुके होते हैं
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव आपको डराता नहीं है, बल्कि आपके फोकस को और पैना कर देता है। अच्छा, मतलब वो प्रेशर में और बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल। वो 84 रनों की पारी कोई तुक्का नहीं थी, वो दुनिया के लिए एक घोषणा थी कि एक नया मैच विनर आ चुका है जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि निखरता है। और ये वही मैच विनर वाली मानसिकता थी जिसने 2002 की नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में एक असंभव सी जीत दिलाई थी। लॉर्ड्स का मैदान भारत लगभग हार चुका था और तब युवराज ने मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर 63 गेंदों में 69 रन बनाए। वो साझेदारी तो ऐतिहासिक है। हाँ। या फिर 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप ले लीजिए। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 6 छक्के और सिर्फ 12 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास की सबसे तेज 50। ये आंकड़े इतने अवास्तविक लगते हैं जैसे किसी वीडियो गेम के हो। सच कहूं तो उन 6 छक्कों के पीछे की बायोमैकेनिक्स और साइकोलॉजी पर गौर करना बहुत दिलचस्प है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ जो उनकी बहस हुई थी, उसने उनके एड्रेनलिन को एकदम चरम पर पहुंचा दिया था। अब एक सामान्य खिलाड़ी क्या करता है? वो गुस्से में अपना नियंत्रण खो देता है और आउट हो जाता है। हाँ, ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन युवराज ने उस गुस्से, उस ऊर्जा को एक परफेक्ट ज्यामिति में बदल दिया। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री? हाँ, उनका हर शॉट एक सटीक कैलकुलेशन था। वो दिखा रहा था कि वो खेल के नियमों, दबावों और विरोधियों से बहुत ऊपर उठकर एक ऐसा वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं जहां उनका शरीर और उनका दिमाग एक मशीन की तरह काम कर रहे थे। वाह, ये सोचने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। लेकिन यहीं से ये कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जाती है जो हमारी इस डीप डाइव का सबसे अहम हिस्सा है। 2011 का वर्ल्ड कप। बिल्कुल, ये वो समय था जब युवराज अपने करियर के निरपेक्ष शिखर पर थे। भारत ने 28 साल का सूखा खत्म किया। युवराज ने 362 रन बनाए, 15 विकेट लिए, 4 मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। एक आदर्श कहानी है ना? बाहर से देखने में तो बिल्कुल आदर्श लग रही थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि जिस वक्त वो मैदान पर विरोधी टीमों का दम निकाल रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके अपने ही फेफड़े ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। यही वो विरोधाभास है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, बुक समरी बताती है कि वर्ल्ड कप के दौरान उनके शरीर में बहुत ही डरावने लक्षण दिखने लगे थे। जैसे कि उन्हें भयानक थकान महसूस हो रही थी, लगातार खांसी आ रही थी, रात में ठीक से नींद नहीं आती थी क्योंकि सांस लेने में तकलीफ थी, और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्हें खांसी के साथ खून की उल्टियाँ हो रही थी। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, जरा ठहर कर सोचिए। एक एलीट एथलीट जिसका पूरा वजूद, उसका पूरा करियर उसकी फिटनेस पर टिका होता है, जो अपने शरीर के एक एक मसल, एक एक खिंचाव को माइक्रो लेवल पर समझता है, वो इतने भयंकर और स्पष्ट लक्षणों का नजरअंदाज कैसे कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वर्ल्ड कप जीतने का जुनून इतना हावी हो जाता है कि इंसान अपने ही शरीर की चीखें नहीं सुन पाता? मतलब खून की उल्टियां, कोई इसे कैसे इग्नोर कर सकता है? यहीं पर खेल मनोविज्ञान और हमारी जो सर्वाइवल वृत्ति होती है वो आपस में टकराते हैं। एलीट एथलीट्स का न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। अलग कैसे? वे दर्द या तकलीफ को एक चेतावनी की तरह नहीं बल्कि एक बाधा की तरह देखने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं, जिससे उन्हें हर हाल में पार करना है। अच्छा, तो उनके लिए दर्द एक रुकावट है जिसे बस हटाना है। एकदम सही। जब युवराज को थकान या खांसी हो रही थी तो उनका दिमाग इसे कैंसर नहीं बल्कि वर्ल्ड कप के भारी दबाव, लगातार यात्राओं और खेल के तनाव का नतीजा मान रहा था। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस जिद्दी मानसिकता ने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाया, उसी मानसिकता ने उन्हें इतने बड़े मेडिकल खतरे में भी डाल दिया? सटीक। स्पोर्ट्स में जिसे मेंटल टफनेस कहा जाता है, जहां आप अपने शरीर की सीमाओं को नकार देते हैं, मेडिकल दुनिया में वही टफनेस डिनायल बन जाती है। डिनायल यानी सच्चाई को नकारना। हाँ, उनका वो मैच विनर दिमाग कह रहा था कि पहले देश के लिए ये टूर्नामेंट जीतना है, दर्द और खून की उल्टियां तो बाद में भी ठीक की जा सकती हैं। ये अज्ञानता नहीं थी, ये एलीट एथलीट का एक ब्राइंड स्पॉट था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। बिल्कुल है। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद
जब ये लक्षण किसी भी तरह से छुप नहीं सके, तब जाकर असल मेडिकल चेकअप हुआ। और तब सच्चाई सामने आई। और टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख उस डायग्नोसिस का जो विस्तार देता है, वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। उन्हें पता चला कि उनके शरीर में एक दुर्लभ जर्म सेल ट्यूमर पनप रहा है, जिसे मीडियास्टिनल सेमिनोमा कहते हैं। ये नाम ही इतना भारी और डरावना है। अगर हम इसके वैज्ञानिक पहलू को समझें तो ये स्थिति की गंभीरता को और भी स्पष्ट कर देगा। हाँ, प्लीज समझाइए, ये होता क्या है? देखिए, मीडियास्टिनम छाती के बीच का वो हिस्सा होता है जहां आपका दिल, श्वासनली यानी ट्रैकिया और कई प्रमुख रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये दोनों फेफड़ों के ठीक बीच में स्थित होता है। फेफड़ों के बिल्कुल बीच में। हाँ। और सेमिनोमा एक प्रकार का जर्म सेल ट्यूमर है जो बहुत तेजी से बढ़ता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार के इंजन के ठीक बीचों बीच, जहां से मुख्य फ्यूल और हवा की सप्लाई होती है, वहीं एक अवांछित पुर्जा अपने आप बड़ा हो रहा हो और पूरी प्रणाली को चोक कर रहा हो। बेहतरीन एनालॉजी है ये, बहुत सही से समझाया आपने। धन्यवाद। तो ये ट्यूमर कितना बड़ा हो गया था? युवराज के केस में वो ट्यूमर गोल्फ की गेंद के आकार से बढ़कर एक अंगूर के गुच्छे या लगभग 15 सेंटीमीटर तक का हो गया था। 15 सेंटीमीटर छाती के अंदर? हाँ, और वो ट्यूमर उनकी श्वासनली और फेफड़ों पर सीधा भौतिक दबाव डाल रहा था। यही कारण था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और खून की उल्टियां? वो रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ने की वजह से हो रही थी। सोचिए, एक एथलीट जिसके फेफड़ों की क्षमता ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है, उसी हथियार पर इस ट्यूमर ने कब्जा कर लिया था। बाप रे। अब जरा उस मनोवैज्ञानिक आघात की कल्पना कीजिए। कल तक आपकी दुनिया खचाखच भरे स्टेडियम्स, दुनिया भर की यात्राओं और करोड़ों प्रशंसकों की तालियों से बनी थी। और आज अचानक आपकी दुनिया एक अस्पताल के बिस्तर, आईवी ड्रिप्स, टेस्ट रिपोर्ट और डॉक्टरों के गंभीर चेहरों तक सिमट कर रह गई है। एकदम से। विरोधी टीम का कोई तेज गेंदबाज सामने नहीं था जिसके बाउंसर पर आप छक्का मार सकें। अब दुश्मन शरीर के अंदर था, जो चुपचाप उन्हें खोखला कर रहा था। ये वो क्षण होता है जब एक लार्जर देन लाइफ छवि पूरी तरह से ढह जाती है। बिल्कुल। बुक समरी में युवराज के डर को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खेल के नियंत्रण में रहा हो, उसे अचानक ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब उसका अपने ही शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये बहुत बेबसी वाली फीलिंग होती होगी। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ युवराज की कमजोरी नहीं थी। जब देश का सबसे फिट और युवा नायक इस तरह टूटता है, तो ये पूरे देश को एहसास दिलाता है कि मानव शरीर कितना नाजुक है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, असली चैंपियन वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है। सही कहा। अब बात करते हैं उस इलाज की, उस प्रक्रिया की। डॉक्टर अमेरिका में थे और इलाज का जो तरीका चुना गया वो था आक्रामक कीमोथेरेपी। हमने फिल्मों में कीमोथेरेपी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन असल में ये शरीर के साथ क्या करती है? कीमोथेरेपी का विज्ञान बहुत सीधा है, लेकिन बेहद क्रूर है। क्रूर कैसे? कीमो की दवाएं विशेष रूप से शरीर में तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को, यानी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को निशाना बनाती हैं, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अच्छा, तो वो तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारती हैं? हाँ, लेकिन समस्या यह है कि हमारे शरीर में कुछ स्वस्थ कोशिकाएं भी तेजी से विभाजित होती हैं। जैसे कौन सी? जैसे बालों के रोम, पेट और आंतों की अंदरूनी परत और अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं। इसका मतलब कीमोथेरेपी कैंसर को तो मार रही थी, लेकिन साथ ही साथ उनके स्वस्थ शरीर को भी तबाह कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। यही कारण है कि मरीजों के बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं। पेट की अंदरूनी परत नष्ट होने से भयानक मतली होती है। आप कुछ खा नहीं पाते। उफ, ये तो असहनीय होता होगा। आत्मकथा की समरी में युवराज ने बताया है कि कैसे जो शरीर वर्षों की जिम ट्रेनिंग और भारी डाइट से बना था, वो देखते ही देखते निढाल हो गया। उनका वजन तेजी से गिर रहा था। वो चंद कदम चलकर बाथरूम तक जाने में भी हांफने लगते थे। और उनके बाल, वो लंबे बाल जो युवराज सिंह की एक तरह से ब्रांड आइडेंटिटी बन चुके थे, उनका स्टाइल स्टेटमेंट थे, वो झड़ने लगे। वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। एक इंसान के लिए, खासकर जो हर वक्त कैमरे की नजर में रहता हो, दुनिया के सामने अपनी इस शारीरिक पहचान को इस तरह टूटते हुए देखना मनोवैज्ञानिक रूप से कितना तोड़ देने वाला रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन इस घोर अंधकार में उन्हें जो चीज संभाले हुए थी, वो था उनका सपोर्ट सिस्टम। खास तौर पर उनकी माँ
शबनम सिंह। शबनम सिंह इस पूरी यात्रा का वो अदृश्य एंकर थी। बिल्कुल। देखिए, मेडिकल साइंस आपको दवा दे सकती है, लेकिन एक ऐसे समय में जब मरीज डिप्रेशन और हार मान लेने की स्थिति में जा रहा हो, तब उसे उस बिना शर्त वाले प्यार की जरूरत होती है, जो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। सही कहा। उनकी माँ ने न केवल उनके शारीरिक कष्टों को संभाला, बल्कि उन्हें वो मानसिक संबल दिया कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। और उनके साथी खिलाड़ी भी तो थे। हाँ, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों के फोन कॉल्स और फैंस के अनगिनत संदेशों ने भी एक बाहरी ऊर्जा का काम किया। बुक समरी में एक और बहुत ही टर्निंग पॉइंट का जिक्र है, जो मुझे बहुत गहराई से छू गया। अस्पताल में जब युवराज कीमोथेरेपी के दौरान अन्य कैंसर मरीजों से मिलते थे। वो वार्ड वाला किस्सा। हाँ, जब उन्होंने वार्ड में छोटे बच्चों या बुजुर्गों को उसी तरह की या शायद उससे भी अधिक भयंकर पीड़ा से गुजरते देखा, तो उनके अंदर कुछ बदला। यहाँ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मनोविज्ञान में इसे शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव कहते हैं। अच्छा। जब एक स्टार खिलाड़ी बीमार पड़ता है, तो शुरुआती दौर में मेरे साथ ही ऐसा क्यों वाली भावना हावी रहती है। हाँ, कि मैंने ऐसा क्या किया है। बिल्कुल। लेकिन जब युवराज ने उन अजनबी लोगों को लड़ते देखा, तो उनका वो स्टारडम वाला बुलबुला टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि कैंसर किसी की शोहरत या बैंक बैलेंस देखकर नहीं आता। वो सबको एक बराबर कर देता है। एकदम। उन मरीजों से बातचीत करके उनके भीतर एक अजीब सी साझा हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने अपनी पीड़ा को दुनिया की पीड़ा के साथ जोड़ लिया। और मुझे लगता है कि यहीं से उनकी वो पुरानी वॉरियर स्पिरिट वापस लौट आई। बिल्कुल। उन्होंने अपनी उन पुरानी जीतों को याद करना शुरू किया, जब वो मैदान पर हारते हुए मैच को अपनी जिद से पलट देते थे। उसी जिद को, उसी अग्रेशन को उन्होंने अब कैंसर की कोशिकाओं की तरफ मोड़ दिया। एक नई पिच पर एक नया मैच। हाँ, उन्होंने ठान लिया कि उन्हें न सिर्फ जिंदा रहना है, बल्कि वापस उसी मैदान पर उतरना है जहां से उन्होंने ये सफर छोड़ा था। और वो वापसी, मतलब मेडिकल नजरिए से देखें तो ये एक चमत्कार से कम नहीं था। सच में। बिल्कुल। कीमोथेरेपी के बाद शरीर इतना विषैला और कमजोर हो चुका होता है कि एक सामान्य जीवन जीने लायक ऊर्जा जुटाने में ही महीनों लग जाते हैं। और वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट रहे थे। वही तो। पेशेवर क्रिकेट के उस एलीट स्तर पर लौटना, जहां गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हो, इसके लिए जो फिजिकल रिहैब और मेंटल ट्रेनिंग उन्होंने की होगी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, साल 2012 का आईसीसी वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। युवराज सिंह एक बार फिर भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे। जब कोई भी उन्हें उस दिन मैदान पर कदम रखते देखता है, तो ये सिर्फ क्रिकेट में एक खिलाड़ी की वापसी नहीं लगती। नहीं, ये उससे बहुत बड़ी बात थी। ये मौत की आंखों में आंखें डालकर वापस लौटने की कहानी थी। जब वो मैदान पर उतरे, तो उनका हर रन, उनकी फेंकी हुई हर गेंद उनके सर्वाइवल की एक गवाही थी। उस वापसी ने कैंसर को लेकर समाज की धारणाओं को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? युवराज दुनिया भर के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए, जो अस्पतालों के बिस्तरों पर पड़े अपने जीवन की जंग लड़ रहे थे। हाँ, उन्होंने दिखा दिया कि कैंसर के बाद भी जिंदगी है। उन्होंने साबित कर दिया कि कैंसर का मतलब फुल स्टॉप नहीं है, ये महज एक कॉमा हो सकता है। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की जीत नहीं थी, ये इंसानी जज्बे, लचीलेपन और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सामूहिक जीत थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, वो क्या है? श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कहानी हमें बताती है कि जीवन का असली परीक्षण ये नहीं है कि हम किन बीमारियों या त्रासदियों का सामना करते हैं। दुख और दुर्घटनाएं जीवन का हिस्सा है, जिससे बचा ना जा सके। वो तय। असली परीक्षण ये है कि जब वो परेशानियां हमारे सामने एक कंक्रीट की दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं, तब हम उन्हें पार करने का साहस कैसे जुटाते हैं। युवराज की कहानी दिखाती है कि भीतर की जिद बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक ताकतवर हो सकती है। बिल्कुल। इन सब के अलावा जाने से पहले मैं एक नए विचार की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा, जो इस पूरी कहानी से अप्रत्यक्ष रूप से उभरता है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कैसे युवराज ने अपने लक्षणों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया,
क्योंकि वे एक हीरो की तरह खेलना चाहते थे। हाँ, वो वर्ल्ड कप जीतने का जुनून। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक समाज के तौर पर हम अपने नायकों, अपने एथलीट्स पर अजेय या इनविंसिबल बने रहने का इतना भारी दबाव डाल देते हैं कि उनके लिए अपनी कमजोरियों को, अपनी बीमारियों या मानसिक थकावट को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही गहरा पॉइंट है ये। क्या हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा सुपर हीरो ही रहें? और क्या हमारी यही उम्मीद उन्हें सही समय पर मदद मांगने से रोकती है? ये जो हीरोइज्म का बोझ है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। सच में ये बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। क्या नायकों को भी एक आम इंसान होने की छूट नहीं मिलनी चाहिए? ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे क्रिकेट के मैदान की वो साफ, स्पष्ट और गणितीय दुनिया जब असल जिंदगी की अप्रत्याशित और खौफनाक दीवारों से टकराती है तो इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। वो रास्ता जो सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि खालिस हौसले से तय होता है। आज की इस गहराई से की गई चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।